वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति के तहत जो है फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात जो आपकी सेमेस्टर वाइज परीक्षा होनी है उसके दृष्टि से चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी जो कि आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है संकलित है उसके जो है चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बात की जाए ज्योग्राफी आपका दो होते हैं, मुख्य रूप से दो उसके पार्ट होते हैं ज्योग्राफी के। हम समझते थे एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल और दूसरा यानी मानव भूगोल। ये दो मुख्य शाखाएं होती हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, पहला क्या भौतिक भूगोल और दूसरा क्या जो है मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है वह वैज्ञानिक भूगोल की श्रेणी में आता है, मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत कई उप शाखाएं भी आपको भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, उसको भी समझ लेंगे। हालांकि वह आपके सिलेबस में नहीं संकलित होता, वह आपसे नहीं पूछा जाता है, हालांकि फिर भी हम उसको देख लेंगे, ठीक है, किसी दिन। बट जो है जो भी आपके सिलेबस में संकलित है, सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, पेपर 1 नाम से अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। उसी पेपर 1 को जो है सेमेस्टर 1 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इस जो है सेशन को अटेंड करें और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम भूगोल शब्द, चूंकि भूगोल के बारे में ही पहले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जो भूगोल की परिभाषा दी गई थी उस समय भौतिक भूगोल की ही परिभाषा दी गई थी। चूंकि भौतिक भूगोल को ही भूगोल माना जा रहा था उस समय जब ये परिभाषा दी गई थी। फिर भी हम जो है थोड़ा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ते हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार से इसमें द्वैतवाद की संकल्पना भी भूगोल में देखने को मिलती है, जो आप बीए थर्ड ईयर में शायद आप पढ़ते हैं। बट हालांकि द्वैतवाद जो होता है एक प्रकार से ऐसा विषय वस्तु या फिर ऐसी विषय वस्तु या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिसमें दो जो है विचारधाराएं हों और वो विचारधाराएं अलग अलग हो। जैसे कि भूगोल में बात करें तो दो विचारधाराएं आमतौर पर चलती हैं, मतलब कि एक प्रकार से जेन्युइन है, मतलब कि जो शुरुआती दौर में हमको देखने को मिलती है। हालांकि और भी 2-3 विचारधाराएं मिलेंगी, लेकिन जो मुख्यतया हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको अगर मैं बताने का प्रयास करूं, उनको अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो वो चीज़ें हैं, एक तो हो गया आपका फिजिकल अर्थात जो भौतिक पक्ष की ओर अपना झुकाव लिए हुए है, और दूसरा जो मुद्दा है वह मानवीय पक्ष की, अर्थात एक तो है आपका विज्ञान और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका आर्ट का सब्जेक्ट। मतलब दूसरा जो है वह भी वैज्ञानिक पद्धतियों के ही तहत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आर्थिक भूगोल हो गया, जैसे सॉरी मानव भूगोल के अंतर्गत आप आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और ये इस प्रकार के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। आप भौतिक भूगोल में जैसे कि जलवायु भूगोल हो गया, मौसम भूगोल हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, और उसके बाद में और आप तमाम सारे जैसे कि भूगर्भ शास्त्र हो गया या इसी प्रकार से भूगणित हो गया, कई प्रकार की विषय वस्तु जो कि वैज्ञानिकता पर आधारित होती है, अर्थात जो वैज्ञानिक सब्जेक्ट है तो उसको आप इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत वो पढ़ते हैं। हालांकि आज का भी जो वीडियो है, आज का जो पर्पज है मेरा, वो क्या है, वो भौतिक भूगोल को लेकर के है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर मतलब दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा वीडियो के अंतर्गत, हर एक मुद्दा क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो के अंतर्गत कोई भी मुद्दा आपसे छूट करके नहीं जाएगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और बात होनी किसके बारे में, तो बीए आप सभी लोग देखेंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। और जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जो बात की जाए तो इसमें हम किसके बारे में, तो भाई जियोग्राफी के बारे में, किसके, जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जियोग्राफी का जो एक प्रकार से हमारे यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कुत्ते हैं तो वो इधर उधर से हमेशा जो है भौंकते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जियोग्राफी की अगर बात की जाए उसमें भी किस जियोग्राफी की, तो फिजिकल जियोग्राफी। और ध्यान रखेंगे ये बीए फर्स्ट जार था जिसमें चेंजमेंट हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर वाइज हुआ है उनके लिए भी, और मान लेते हैं अगर वो फर्स्ट ईयर में भी हैं तो फर्स्ट ईयर की बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी यही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे ये जो है फर्स्ट पेपर होता है, अर्थात पेपर 1। ओके, पेपर फर्स्ट जो है वो यही है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप ये जो है ध्यान रखिएगा। सेमेस्टर वाइज भी जो है अगर आपको पढ़ना है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी। ओके, फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी को किस क्या कहते हैं हिंदी में, भौतिक भूगोल।
भौतिक, तो भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है। ठीक, अब भौतिक भूगोल की अगर बात की जाए, भौतिक भूगोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भौतिक भूगोल होता क्या है। तो इसके अब ये क्या है भाई, चैप्टर 1 आपके हम चर्चा कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1। ओके, ध्यान रखेंगे, चैप्टर 1 के बारे में चर्चा कर रहे हैं मुख्यतया। ठीक, अब इसके अंतर्गत हालांकि चैप्टर 1 के बारे में अगर बात की जाए, चैप्टर 1 के बारे में अगर बात की जाए तो शायद ये आपको नहीं दिख पा रहा होगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर हम किसके बारे में, भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भौतिक भूगोल लिख लीजिएगा सभी लोग अपने अपने कॉपी में, सभी लोग नोट्स बनाएंगे इसका। ठीक है, भौतिक भूगोल और चैप्टर 1। चैप्टर 1 ओके, इसका नोट्स सभी लोग बनाएंगे, जो भी बातें अभी मैं समझाऊंगा इसका नोट्स बना लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर सबसे पहले आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ज्योग्राफी आखिरकार होती क्या है। सबसे पहले आप समझिए जो ज्योग्राफी होती है, इसके हम नाम से ही थोड़ा सा जियोग्राफी, ओके, इसको थोड़ा सा हम लेते हैं। ठीक है, जियोग्राफी को क्या कहते हैं, हिंदी में भूगोल कहते हैं, सभी को पता है। तो इसमें एक शब्द आपको मिला क्या, जियो, और दूसरा मिला ग्राफी। सबसे पहले इसको देखेंगे क्या है ये जियो, और ये कि दूसरा क्या है ग्राफी। हालांकि एक वीडियो के अंतर्गत हमने एक दिन इसको थोड़ा सा पढ़ाया था, लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन फिर भी अब मैं फिर से शुरू से प्रारंभ कर दे रहा हूँ। तो जियो और प्लस ग्राफी, जियो का मतलब क्या होता है और ग्राफी का मतलब क्या होता है। जियो मतलब तो होता है एक प्रकार से बात की जाए तो अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। ठीक है, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ठीक, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी जो शब्द है वो किससे बना है, ग्राफिया से बना है। किससे बना है भाई, ये ग्राफिया से बना है, ये ग्राफिया शब्द से बना है। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्णन करना। ओके, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्णन करना। ठीक, अब ये समझिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी, और यहाँ पर क्या मिला आपको, वर्णन करना। हिंदी में समझे तो क्या, पृथ्वी, और यहाँ पर हमने का लगा दिया, तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है मेरे भाई, इसी को हम भूगोल बोल सकते हैं। पृथ्वी के वर्णन करने को क्या बोल सकते हैं, भूगोल बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थात जियोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये देखिए भू और प्लस गोल, भू और प्लस गोल यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करिए। भू का मतलब क्या होता है, एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक, उसको भी हमने विस्तार से आपको समझा दिया था, तो ये थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। भू मतलब क्या होता है, ये संस्कृत धातु से किससे बना है, भू से बना है, भू, और ये गोल। तो भू मतलब होता है भूमि, और गोल मतलब क्या होता है, भू मतलब क्या होता है, भूमि या फिर पृथ्वी। ओके, और बात कीजिए गोल मतलब क्या होता है, गोलाकार, गोलाकार। ठीक, तो गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा है जो कि सभी मतलब की प्रकार से पहले हम मान करके पढ़ते हैं ऐसी परिभाषा। बट ये परिभाषा एग्जैक्ट रूप से भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं या भूगोल के हर एक मुद्दों पर जो है खरी नहीं उतरती हैं। इस स्थिति में हमको भूगोल की जो परिभाषाएं हैं जो कि विद्वानों ने दी है, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी है उसको पहले हम समझेंगे भूगोल की। और वही भूगोल की परिभाषा, तो चाहे आपसे एग्जाम से भौतिक भूगोल की परिभाषा पूछी जाएगी तो भी आप वही लिखेंगे, क्योंकि वही होती है भौतिक भूगोल की भी परिभाषा, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आइए हम बात कर लेते हैं वैसे पृथ्वी का वर्णन। अब यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी के जैसे पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें होती है, पृथ्वी पर आप देखते हैं तमाम सारे उच्चावच होते, क्या होते हैं, उच्चावच होते हैं। ठीक, उच्चावच मतलब क्या होता है, जैसे कि हो गया पहाड़ हो गए। ठीक, जो है प्रकार से बात की जाए नदियाँ हो गई, यहाँ पर नदियाँ हो गई। ठीक, पर्वत हो गए। ठीक है, पठार हो गए, आपके पठार बहुत सारे आप पृथ्वी पर देखेंगे, नदियाँ हो गई, पर्वत हो गई, झरना आप देखेंगे, क्या झरना देखेंगे आप। ठीक, झरने के साथ साथ आप क्या देखेंगे, झरना तो हो ही गया आपका, इसी के साथ साथ आप क्या देखेंगे, जो है झील देख लेंगे, झील देखेंगे। ठीक, महासागर देखेंगे, इसी पृथ्वी पर क्या देखेंगे, महासागर है आपका। ठीक,
महासागर के साथ साथ आप देखेंगे उच्चावच संबंधी में, मतलब कि ये पृथ्वी पर ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उच्चावचन में सारी चीज़ें नहीं आ जाती है, ये पृथ्वी पर है महासागर वगैरह, झील वगैरह। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप महासागर में भी आप तक कई प्रकार के जैसे कि तट होते हैं, जैसे कि महासागर का जो तट होता है उसको भी, इसमें एक प्रकार से निमग्न तट होता है, एक निमग्न तट, ठीक। कई प्रकार के तट होते हैं। एक होता है जो है एक प्रकार से जो अंतरिम तट होता है, नितल एक होता है इसका। अब नितल वगैरह जो होता है कहीं ना कहीं पे पृथ्वी के तल से लेकर के और चोटी जो होती है, पर्वत की जो चोटियाँ होती है उन तक, जो चोटी होती है ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं पे नितल से लेकर के जो पृथ्वी के मतलब सागर के अंदर, सागर की सबसे मतलब कि जो महासागर होते हैं, महासागर की जो सबसे गहरी चीज़ होती है क्या होती है, नितल। और नितल में भी सबसे गहरी क्या होती है आपकी, गर्त। ओके, क्या होता है, गर्त होता है। जैसे कि जो प्रशांत महासागर की बात की जाए, प्रशांत महासागर समझिए, एक प्रश्न एग्जाम से लगातार पूछा आता है बी फर्स्ट ईयर को लेकर के। तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में बात की जाए, प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त। ओके, मेरियाना ट्रेंच या फिर गर्त जो है वह लगभग बात की जाए तो 11,033 किलो मतलब मीटर है, 11,033 जो है मीटर जो है गहरा है, मतलब कि लगभग 11 किलोमीटर, क्या लगभग 11 किलोमीटर जो है आप समुद्र तल में गहराई में चले जाएंगे तो वहाँ पर पड़ेगा। वहाँ पर लगभग इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है जल का कि वहाँ पर कोई वस्तु पहुँचने से पहले क्या होती, फट जाती एकदम से। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से 11,033 मीटर तक गहरी जो है पृथ्वी की खाई है, वहाँ से भूगोल अध्ययन करना प्रारंभ करता है। और बात की जाए 8,848 से 50 मीटर की जो है ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, सबसे ऊंचाई पर जो चोटी है उस चोटी का क्या नाम है भाई, उस चोटी का नाम है, अगर मैं बताना चाहूँ तो माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो चोटी है किस पर है, तो हिमालय पर्वत पर है। किस पर है, हिमालय पर्वत पर है। ओके, हिमालय पर्वत की ही नहीं, हिमालय पर्वत की तो सबसे ऊंची चोटी है ही, साथ ही साथ पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जगह है। और पूरे संसार की सबसे गहरी जगह कौन सी है, तो ये मेरियाना ट्रेंच है, 11,033 मीटर ये गहरी खाई है, ठीक। और ये इसको गर्त कहा जाता है। तो सबसे गहरी गर्त यही है, सबसे गहरा गर्त है। और सबसे ऊंची क्या चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट है। ओके, दूसरे नंबर पर कौन सी है, K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत में ही है, ठीक। ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट आपसे पूछे किस देश में है, तो कहाँ पर है भाई, नेपाल में है। आपसे पूछे कि जो है K2 के कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, भारत में है। और भारत में कहाँ पर है, तो POK में है। ओके, POK में है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में है। अर्थात ये पड़ेगी आपकी जम्मू कश्मीर के आसपास, मतलब जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगी, जो कि POK मतलब पाकिस्तान के अंडर में इस समय पाकिस्तान कब्जा कर रखा उस पर, जो कि भारत का ही अंश है, भारत का ही भाग है। तो K2 क्या है, K2 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची, भारत में आपसे पूछेगी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। आपसे अगर ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हो सकता है मान लेते हैं आपसे प्रश्न अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में क्या प्रश्न पूछेगा, मान लेते प्रश्न पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात छोड़ो, अगर आपसे पूछ ले प्रश्न, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, थोड़ी ओरली बातें जो कि मैं ज्योग्राफी से संबंधित कर रहा हूँ, अभी मैं एक प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट पर आता हूँ, ये तो अभी तो फैक्चुअल बातें। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अवस्थित, क्या भारत में अवस्थित, कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में अवस्थित, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी भाई, तो ये कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। क्या होगी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो चोटी कहाँ पर है, सिक्किम में है। कहाँ पर है भाई, ये सिक्किम में है। ओके, सिक्किम कहाँ पर पड़ता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम चैप्टर 1 के बारे में विधिवत रूप से चर्चा कर लेते हैं और भौतिक भूगोल की जो परिभाषा अर्थात जो भूगोल की परिभाषा होती है उसको समझते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी तल पर जो उपस्थित, पृथ्वी तल पर उपस्थित स्थल, महासागर और जो पर्वत वगैरह जो भी खंड हैं जो कि हमको दृश्यमान हो रहे हैं पृथ्वी पर, उन सभी का अध्ययन करना भूगोल का एक प्रकार से भूगोल के अंतर्गत यानी भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में भी हम विवेचना थोड़ा बहुत कर लेंगे आने वाले समय में, बट आपके उसमें सिलेबस के अंतर्गत नहीं संकलित है। आपसे भूगोल की परिभाषा एग्जाम से पूछी जाएगी वो भौतिक भूगोल की। उसके बाद में भूगोल का अर्थात भूगोल में मतलब कौन कौन से साल पर जो है भूगोल आगे बढ़ा, मतलब कि भूगोल का जो एक प्रकार से एज रहा है, कैसे कैसे भूगोल आगे बढ़ा है, किस किस युग में जो है भूगोल में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन
कौन सी चीज़ें आए, कब महासागर बने, कब महाद्वीप बने, इन सभी को पढ़ना है आपको, तो इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो अब आइए हम परिभाषाओं की ओर चर्चा करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना है। ओके, फिर इसको मैं मिटा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं भूगोल की परिभाषा के बारे में। उसके बाद में हम एक स्लाइड और लाएंगे, उसके अंतर्गत हम भौतिक भूगोल की प्रॉपरली परिभाषा के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होगी। जब हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, तब हम भौतिक भूगोल की परिभाषा देखेंगे। हालांकि यहाँ पर भौतिक भूगोल को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत भूगोल के बारे में जानकारी होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले उसके अर्थ और परिभाषा को जान लेना परम आवश्यक होता है। एक लेक्चर इससे पहले हमने 15 से 17 मिनट का या फिर 20 मिनट का था, उसमें लेक्चर था, उसमें शायद पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। उसमें हमने शुरुआत में भौतिक भूगोल की जो पुस्तक है, यानी कि जो इरेटास्थनीज ने शुरुआत में सबसे पहले जियोग्राफी का पुस्तक लिखी, उसमें सबसे पहले उन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए उनको भौतिक भूगोल का जनक अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है। ये बातें हमने उसमें बता रखी है, तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट में उसको भी जो है सीरियल से लगा दूंगा। अब ये कुल मिलाकर के चैप्टर 1 है, जो कि प्रकार से विस्तृत तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ विधिवत रूप से। आपको कोई भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बचेगा नहीं। एक भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम से छूट करके जाएगा तो डिसलाइक मार के चले जाना मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी प्रश्न आपका इससे छूटेगा नहीं। अब हम सबसे पहले भौतिक भूगोल की परिभाषा को समझने से पहले हम जो है भूगोल की परिभाषा अर्थात हम जियोग्राफी की परिभाषा को जान लेते हैं। आइए बात करते हैं विद्वानों ने किस प्रकार से कही। उसमें हमारे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 7 विद्वान हैं। उनमें कार्ल रिटर, टालेमी, हार्टसोन वाले रिचर्ड हार्टसोन, ब्रोएक महोदय, रिच्थोफन महोदय, बुलरिज और ईस्ट की संयुक्त परिभाषा, उसके बाद में डडले स्टाम्प की परिभाषा को देखेंगे। इन सभी लोगों ने भूगोल की परिभाषा को जो है डिफाइन किया है, इसके बारे में बताया है। आइए बात कर लेते हैं कि परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद में भौतिक भूगोल की परिभाषाओं के लिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली परिभाषा क्या किसकी है भाई? कार्ल रिटर महोदय की। कार्ल रिटर महोदय जो हैं ये बड़ी ही अच्छे, अभी BA थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे फाउंडेशंस ऑफ जियोग्राफी, अर्थात जब भूगोल जो है जियोग्राफिकल थॉट्स पढ़ेंगे तब उसमें जो है कार्ल रिटर की महत्वाकांक्षा के बारे में आप पढ़ेंगे। हालांकि आपको अभी कार्ल रिटर के बारे में नहीं जानना, आपको भूगोल के बारे में जानना है, इसीलिए हम भूगोल के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, आप थर्ड ईयर में कार्ल रिटर के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसमें आपके सिलेबस में संकलित है ये। पहले यहाँ पर देखेंगे भूगोल विज्ञान, यहाँ पर देखेंगे भूगोल विज्ञान का वह भाग होता है जिसमें भूमंडलों के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए वर्णन किया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, भूगोल को सबसे पहले एक विज्ञान बता देगा। क्या बता देगा? भूगोल को एक विज्ञान बताएगा। ओके, चलिए हम समझते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो ये भूगोल विज्ञान का जो है वह भाग होता है। भूगोल को सबसे पहले बात जो है कार्ल रिटर महोदय ने क्या बताया? भूगोल को सबसे पहली बात कार्ल रिटर महोदय ने विज्ञान की श्रेणी में रखा, मतलब उसको विज्ञान कहा। तो सबसे पहले इसकी प्रकृति को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कार्ल रिटर का यह कथन जो है उसकी प्रकृति के बारे में एक प्रकार से एक कथन मान सकते हैं कि उसकी प्रकृति को लेकर के जो है ये बातें बताई गई। जैसे कि प्रकृति का मतलब होता है नेचर, तो जियोग्राफी का जो नेचर है वह कैसा है? चूँकि जियोग्राफी क्या है? विज्ञान है, तो भूगोल विज्ञान का वह भाग होता है, अर्थात विज्ञान का ही भूगोल एक भाग है। सबसे पहली बात तो इन्होंने यह बताई। दूसरी बात आप यहाँ पर समझेंगे, दूसरी बात क्या है कि जिसमें मतलब विज्ञान का एक ऐसा भाग, विज्ञान का भूगोल एक भाग है, या फिर भूगोल का मतलब विज्ञान का ऐसा भाग जो कि एक मतलब जो भूगोल कहलाता है, उसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है? भूमंडलों के सभी लक्षणों, भूमंडल के जितने भी तमाम सारे जो लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं उन सभी लक्षणों, उन सभी घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए वर्णन किया जाता है। पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए पृथ्वी के संबंधों का एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ सभी लक्षणों, घटनाओं और उन लक्षणों और घटनाओं के संबंधों का पृथ्वी के साथ, आखिरकार उन संबंधों का, उन लक्षणों का क्या महत्व होता है जो कि भूमंडल के हैं,
उनको मतलब पृथ्वी को एक स्वतंत्र रूप में मान लिया जाए कि पृथ्वी एक स्वतंत्र जो है एक प्रकार से चीज़ है, और इसको स्वतंत्र मान लो पृथ्वी को। इसके साथ ही साथ सभी लक्षण जो कि भूमंडल के हैं उन सभी लक्षणों और घटनाओं जो है और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए वर्णन किया जाता है, वह जो है विज्ञान का भाग है जो कि भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का विज्ञान का कैसा भाग है? वह भाग है जिसमें क्या क्या आता है, भूमंडलों के सभी लक्षणों का, सभी घटनाओं का और उनके संबंधों का, अर्थात जो लक्षण और संबंध होंगे उनसे संबंधित जो चीज़ें होंगी, भूमंडल से संबंधित और भी जो चीज़ें होंगी उनके बारे में पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से मानते हुए अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसी को क्या कहता है? भूगोल कहता है। सिंपल सी परिभाषा है इनकी, किसकी? कार्ल रिटर महोदय की। नेक्स्ट परिभाषा आपकी किसकी है? टॉलेमी महोदय की। टॉलेमी महोदय कहते हैं कि भूगोल जो होता है पृथ्वी का एक प्रकार से बात की जाए तो आभा, भूगोल जो है वह आभामय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की जो है झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक, या फिर स्वर्ग में पृथ्वी की झलक देखता है। तो भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग की झलक देखता है, ऐसा कुछ है। ठीक, तो आप यहाँ पर ये एक कथन ये भी हो सकता है। दूसरा कथन उसी का एक जो है दूसरी भाषा में आप देखेंगे टॉलेमी का कि भूगोल एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है। क्या है? एक ऊर्ध्वपातन विज्ञान है भूगोल, जो कि क्या करता है, जो पृथ्वी का परावर्तन देखता है। परावर्तन मतलब पृथ्वी का कि जो है जो स्वर्ग है ना, मतलब जो आकाश है वहाँ पर भी पृथ्वी का एक प्रकार से जो है स्वर्ग देखता है। मतलब कि पृथ्वी का परावर्तन मतलब क्या होता है? परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, अर्थात वहाँ पर भी एक पृथ्वी है, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी में स्वर्ग देखता है। भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी में क्या देखता है? स्वर्ग देखता है। ठीक, मतलब कि क्या है? पृथ्वी का परावर्तन देखता है, यही है पृथ्वी का परावर्तन। मतलब बात एक ही है। ठीक, तो ये बात किसने कही? टॉलेमी महोदय ने कही। नेक्स्ट बात देखेंगे हार्टसोन के अनुसार। रिचर्ड हार्टसोन महोदय क्या कहते हैं? रिचर्ड हार्टसोन महोदय क्या कहते हैं? इन परिभाषाओं को आपको सीधे सीधे रटनी पड़ेगी क्योंकि ये परिभाषाएं जो हैं आपकी याद होनी चाहिए। लगभग 2-3 परिभाषाएं अगर आपकी याद है, 2 परिभाषा भी याद है भूगोल की, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम्स में अगर लिखने के लिए प्रश्न आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आता है तो आपका यह इंपॉर्टेंट है। ये आभामय वाला विज्ञान, मतलब जहाँ पर आभामय विज्ञान पृथ्वी स्वर्ग की झलक देखता है, ऐसा आए तो आप टॉलेमी लगाइएगा। ठीक, ध्यान रखें चूंकि सबसे सर्वप्रथम मानचित्र निर्माता कौन है, आपसे एग्जाम से पूछे सर सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था, तो टॉलेमी ने ही बनाया था और इसी बात को लेकर के उन्होंने ये बातें बताई थी। ठीक, अब रिचर्ड हार्टसन की परिभाषा देखो, इन्होंने क्या कहा कि भूगोल वह अनुशासन है। भूगोल को उन्होंने क्या कहा? अनुशासन कहा। अब आपसे एक प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव वालों, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक प्रकार से भूगोल को अनुशासन किसने कहा, तो भूगोल को अनुशासन किसने कहा? रिचर्ड हार्टसन ने सबसे पहले भूगोल को क्या कहा? एक अनुशासन कहा। तो भूगोल क्या है? भूगोल वह अनुशासन है जो पृथ्वी को क्या, जो पृथ्वी को मानव का संसार मान करके, मानव का संसार मानते हैं किसको? पृथ्वी को। तो भूगोल एक प्रकार से अनुशासन है जो कि पृथ्वी को मानव का संसार मान करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्षणों का वर्णन तथा व्याख्या के लिए खोजता है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य इनके ये है, हार्टसन के कहने का तात्पर्य ये है कि जो भूगोल होता है वह एक अनुशासन होता है और वह अनुशासन पृथ्वी को मानव का संसार मानता है और मानव का संसार मान करके पृथ्वी को, जो पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जब जो विभिन्नताएं देखते हैं, जो आप अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अर्थात पृथ्वी पर यहाँ पर मान लेते पर्वत है, वहाँ पर पठार है, वहाँ पर मैदान है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर झीलें, कहीं पर झरना है, कहीं पर जो है आप देखेंगे चोटी, तो कहीं पर घाटी है। कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको मिलेंगी, कई प्रकार की प्रजातियाँ मिलेंगी, कई प्रकार की जो है एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी जो कि अलग अलग तरीके से होंगी। तो उन्हीं अलग अलग तरीकों को, उन्हीं अलग अलग स्थानों पर जो मिल रहे हैं विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, उन्हीं का वर्णन और उन्हीं का व्याख्या करता है कौन? भूगोल। या फिर उन्हीं की व्याख्या के लिए खोजता है क्या? एक प्रकार से पृथ्वी को जो मानव का संसार मान करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्षणों का वर्णन तथा व्याख्या के लिए खोजता है। भूगोल वह अनुशासन है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो भूगोल का ऐसा अनुशासन है जो कि क्या करता है? पृथ्वी को मानव का संसार मान करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्षणों का वर्णन तथा व्याख्या के लिए क्या करता है? खोजता है। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये थी परिभाषा किसकी? रिचर्ड हार्टसन की। यह भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट परिभाषा ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, इसमें क्या बताया गया कि क्या बताया इन्होंने? भूगोल की परिभाषा को देते हुए ब्रोएक महोदय कहते हैं, भूगोल की परिभाषा देते हुए ब्रोएक महोदय क्या कहते हैं? इसको तो भी थोड़ा सा लीजिए। ब्रोएक महोदय कहते हैं कि मानव जो होता है विश्व, मानव विश्व के रूप में क्या? मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान भूगोल होता है। अब यहाँ पर एक चूंकि एक शब्द यहाँ पर क्या आ गया?
क्रमबद्ध है। और क्रमबद्ध जहाँ पर भी शब्द आते हैं उसका मतलब क्या होता है, ऐसा जिस भी विषय का अगर आप क्रमबद्धता के साथ अध्ययन करते हैं। अभी कल पॉलिटिकल साइंस की जब क्लास हुई थी उसमें हमने आपको क्या बताया था कि जो पॉलिटिकल मतलब कि एक प्रकार से किसी भी विषय वस्तु के अंतर्गत अगर क्रमबद्धता से सुसंगठित सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी विषय का अध्ययन होता है या किसी भी मतलब कि विषय में जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सिस्टम मतलब कि जो एक प्रकार से सिद्धांत है वह जो है एक प्रकार से कैसे दिए गए हैं, कैसे दिए गए मेरे भाई, तो वह सुसंगठित हैं, सुव्यवस्थित हैं, क्रमबद्धता पर आधारित हैं। तो ऐसे विषय जो कि क्रमबद्धता पर आधारित हैं या फिर सुसंगठित या फिर सुव्यवस्थित है, उनके नियमावली शब्दावलियाँ, तो उस विषय को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विषय कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्रमबद्ध ज्ञान ही भूगोल होता है, और किसका क्रमबद्ध, तो पृथ्वी तल की जो विभिन्नता होती है, पृथ्वी तल पर बहुत सारी विभिन्नता आप देखते होंगे, पर्वत पठार, चूंकि हमने सारी चीज़ें बताई, उच्चावचन संबंधी जो विविधता है, वो सारी जो विविधताएं हैं, उन सभी का जो विभिन्नता है पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर जो तमाम सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती है, चाहे वह स्थलाकृति संबंधी हो या फिर अन्य किसी प्रकार की संबंधी हो, तो उन्हीं सब का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है कौन, भूगोल करता है। आप देखते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल का अध्ययन होता है, पृथ्वी पर जलमंडल का अध्ययन, स्थल मंडल का अध्ययन, ठीक है, सभी का अध्ययन, खगोल विज्ञान का भी एक प्रकार से अध्ययन भूगोल के अंतर्गत हम कर लेते हैं। तो मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है, भूगोल है। क्या, मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। कौन बताते हैं, तो ये ब्रोएक महोदय बताते हैं। कौन बताते हैं, ब्रोएक महोदय। रिचर्ड हार्टसॉन, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, रिचर्ड हार्टसॉन की परिभाषा, ये रिचर्ड हार्टसॉन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हार्टसॉन यहाँ पर लिख देता हूँ, हार्टसॉन, वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा शायद आपको, हार्टसॉन लिख लीजिएगा। हार्टसॉन की परिभाषा है ये, ठीक, ऊपर वाली ये नीले कलर से जो है, लाल कलर वाली परिभाषा ये ब्रोएक महोदय ने दी है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी किसकी भाई, नेक्स्ट परिभाषा है आपके रिचथोफन महोदय की। रिचथोफन महोदय ये मोस्ट इंपोर्टेंट भूगोलवेत्ता रहे हैं, रिचथोफन महोदय, और ये अच्छे तरीके से परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि भूगोल में, क्या, भूगोल में अर्थात भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का, यहाँ पर देखेंगे ये बातें ब्रोएक महोदय कहते हैं कि जो है यहाँ पर पृथ्वी तल की विभिन्नता। अब यही बात यहाँ पर पृथ्वी तल की जो विभिन्नता है, इतना पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का मतलब एक ही है, इतनी बात एक ही, आप समझिए सेम। तो भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, उनकी समस्त समस्याओं, क्या, उनकी समस्त समस्याओं, उनकी का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, भूगोल की, अर्थात जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं, जो विभिन्न क्षेत्र है कहाँ पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। और उनका अध्ययन कैसे करते हैं, उनकी जो समस्त समस्याएं होती हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो जो कि भौगोलिक समस्या के अंतर्गत ही आती है, उनके बारे में भी जो है अध्ययन जो करता है। मतलब कि एक प्रकार से भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, जो उनकी समस्याएं होती विभिन्न क्षेत्रों की, उन्हीं समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर भूगोल का अध्ययन होता है, विभिन्न क्षेत्रों की, पृथ्वी तल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन्हीं विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की जो है समस्याएं आती हैं, उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। फिर उन्हीं समस्याओं के आधार पर हम जब अध्ययन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ऐसा मानना किसका है, ऐसा मानना है रिचथोफन महोदय का। ओके, नेक्स्ट बात, तो ये भी परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट परिभाषा आपके है किसकी भाई, तो बुलरिज और ईस्ट महोदय की। बुलरिज और ईस्ट महोदय संयुक्त रूप से परिभाषा देते हुए कहते हैं कि भूगोल में भू क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन किया जाता है। भू क्षेत्र मतलब क्या, यहाँ पर जो भू क्षेत्र होगा उसका हम क्या करेंगे भाई, भौगोलिक अध्ययन करेंगे, और जो मानव होगा तो मानव का अध्ययन हमको क्या करना है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये परिभाषा जो कि ये नवीन बुलरिज और ईस्ट महोदय जो है यह नवीन भूगोलवेत्ता है, और इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो भू क्षेत्र और मानव, यहीं से आपको भूगोल के दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक तो भू क्षेत्र और दूसरा क्या, मानव। तो यहाँ पर एक प्रकार से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो इन दोनों का अध्ययन होता है किसमें, भूगोल के अंतर्गत। सबसे सहज परिभाषा क्या, बुलरिज और ईस्ट महोदय ने क्या कहा कि भूगोल में भू क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा परिभाषा को। नेक्स्ट परिभाषा किसकी है, डडले महोदय की। किसकी है, डडले स्टाम्प की। डडले स्टाम्प महोदय कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी का, क्या, भूगोल जो होता है पृथ्वी का
मानव के ग्रह के रूप में उसके भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय प्रजाति का अध्ययन है। यहाँ पर भी आप इसका, या भौतिक पर्यावरण मतलब क्या, भौतिक भूगोल। यहाँ पर भौतिक पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक भूगोल से आप ले सकते हैं, और यहाँ पर मानवीय जो प्रजाति है यहाँ पर ये मानव भूगोल से तात्पर्य हो सकता है। ठीक, ये मानव भूगोल से तात्पर्य यहाँ पर हो सकता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, तो कहीं पर ये आप देखेंगे जैसे जैसे परिभाषा ये नवीनता के साथ आती जाती हैं, आपको दो पक्ष अर्थात द्वैतवाद की अवधारणा हमको देखने को मिलती है। भौतिक पर्यावरण मतलब क्या होता है, भौतिक भूगोल, आप यहाँ पर समझ सकते हैं भौतिक भूगोल। अभी हम भौतिक भूगोल की परिभाषा देखेंगे विद्वानों के अनुसार। ठीक, यहाँ पर अभी हम भूगोल की परिभाषा समझ रहे हैं, भूगोल की परिभाषा को समझ रहे हैं। डडले स्टाम्प के अनुसार भूगोल पृथ्वी का मानव के ग्रह के रूप में, क्या जो है भूगोल जो होता है पृथ्वी का मानव के ग्रह के रूप में और उसके भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय प्रजाति का क्या करता है, अध्ययन करता है। यह बात किसने बताई, डडले स्टाम्प महोदय ने बताई है। तो ये 7 परिभाषाएं कार्ल रिटर, टॉलेमी, हार्टसोन, रिचर्ड हार्टसोन, ब्रोयक, रिचथोपेन, बुलरिज और ईस्ट और डडले स्टाम्प, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल की परिभाषा दी और उसको हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। हालांकि और भी विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा दी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसका आप सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे और उसके बाद में हम भौतिक भूगोल की परिभाषा को समझेंगे। ठीक, भौतिक भूगोल की हम परिभाषा को समझ लेंगे, उसके बाद में भूगोल का जो एज रहा है, मतलब कि जो पीरियड रहा है उसको समझेंगे, अर्थात जो भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और इस प्रकार से पृथ्वी कैसे बनी या क्या क्या होता है उसमें, और महासागर कैसे बने और महाद्वीपों का इस प्रकार से विस्तार कैसे क्या क्या हुआ, इसको हम विस्तार समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर करेंगे, तभी जो है आगे की क्लासेस आपकी प्रारंभ करवा दी जाएंगी बिल्कुल शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ये सारे के सारे कंटेंट आप जो है नोट डाउन करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अगर आपकी परीक्षा मान लेते लिखित होती है तो आप क्या करेंगे, इनमें से 2 परिभाषाएं, जो 2-3 परिभाषाएं जो आपको सहज लगेगी, जैसे कि परिभाषा कौन सी, बुलरिज ईस्ट की सहज है, इसको आपको याद कर लीजिएगा। ये परिभाषा टॉलेमी की आप याद कर लीजिएगा। ठीक, साथ ही साथ और आप एक सहज परिभाषा देख लीजिए, जैसे कि ये वाला ब्रोयक महोदय की मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो आप ऐसे लिख देंगे। ये जरूरी नहीं कि जिन शब्दों में ये बातें यहाँ पर मैंने लिखवाई हैं उन्हीं शब्दों में आप उसको जाकर के कॉपी में लिखिए। एक आध दो शब्द अगर इधर उधर हो जाएगा तो उसमें कोई आपको डाउट्स नहीं, उसमें क्योंकि किसी भी जो चेक करने वाला व्यक्ति होता है उसको सारी की सारी परिभाषाएं याद नहीं होती हैं। किसी भी टीचर को, किसी भी प्रोफेसर को सारी की सारी बातें याद नहीं होती हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। वो एक प्रकार से उनको अंदाजा रहता है कि हाँ कौन सा व्यक्ति कैसा बोलेगा या फिर कौन से व्यक्ति ने किस प्रकार से की धारणा रही, तो उस हिसाब से वो कॉपी चेक करते हैं और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो आपके जो कंटेंट आपने लिखा है उसको पढ़ें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिखना है। तो आप जो भी कंटेंट आप यहाँ पर समझ लीजिए बातों को कि कौन सा विद्वान किस प्रकार की मानसिकता रखता है, कैसे जो है बताता है, बस उसी मानसिकता को अपने मन में बैठा लीजिए कि हाँ टॉलेमी ऐसे हैं, उन्होंने आभामय विज्ञान कहा है, पृथ्वी पर सोलर की झलक देखने के लिए बताया है। या इसी प्रकार से जो भी विद्वान है, चाहे अरिस्थोफन हो, बुलरिजिस्ट हो, डडले स्टाम्प हो, ब्रोयक हो, हार्टसोन हो, जो है कार्ल रिटर हो, या फिर कोई विद्वान नहीं हो, तो इन सभी परिभाषाओं को आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा शुरुआत में। और नोट डाउन करने के बाद में एक आध दो बार पढ़ेंगे, आपको दिमाग में वैसे आ जाएगा। और 2-3 परिभाषा जब आपकी याद हो जाए तो उसको लिखने के बाद में अगर लिखित परीक्षा होती है तो उसके बाद में एक अपनी परिभाषा बनाइएगा कि भूगोल जो होता है एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मानवीय क्रियाकलापों और मानव प्रजाति, मतलब मानव प्रजातियों और मानव जनजातियों, साथ ही साथ उनके जो है जनसंख्या, और इसके बाद में जलवायु, मतलब आप देखेंगे उसके भौतिक पक्ष में जलवायु और जो है मौसम, भूगोल, खगोल शास्त्र, जल स्थल तला, मतलब एक प्रकार जल स्थल वायुमंडल, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। वही क्या होता है, भूगोल होता है। भूतल पर स्थित तमाम सारे, जैसे कि भूपर पट्टी पर तमाम प्रकार की, जैसे कि जो उच्चावच संबंधी जो विविधताएं हैं उन विविधताओं की समस्याओं का अध्ययन, उनकी जो है विविधताओं का अध्ययन हम करते हैं, वही भूगोल होता है। अपने हिसाब से सभी विद्वानों की जो थोड़ी थोड़ी परिभाषा होती है, उस थोड़ी थोड़ी परिभाषा, मतलब कि किसी विद्वान से आपने थोड़ा सा बात किसी से ले लो, थोड़ा सा किसी से उठा लो, थोड़ा सा किसी से उठा लो, मतलब अलग अलग विद्वानों की थोड़ी थोड़ी बातों को उठा करके, मतलब सभी बातों को उठा करके एक अपनी लंबी चौड़ी परिभाषा आप बता सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक, लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर प्रभावित होगा। अगर उसने थोड़ा सा पढ़ लिया अगर आपकी कॉपी, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक, तो आप सभी लोग यही प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से लिखने का प्रयास करें। अब हम भौतिक भूगोल की परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा होगी किसकी,
भूगोल की। ठीक, अब भौतिक भूगोल की परिभाषा हम समझते हैं। इसके लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो का मतलब इससे जो है स्लाइड का क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके अंदर भौतिक भूगोल की परिभाषा को हम समझ लेते हैं। ओके, चलिए फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दी सभी लोग। तो हमने अभी तक किसकी परिभाषा समझी, हमने अभी तक जो है भूगोल की परिभाषा को समझा विधुत रूप से। उसके अनुसार हमने जो लगभग 7 विद्वानों के अनुसार भूगोल की परिभाषा को समझा। अब भूगोल से अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ भी जाता तो छूटेगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार जो आप पढ़ रहे हो भौतिक भूगोल, उसकी परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है और किस प्रकार से दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्वानों के अनुसार हमने परिभाषा आपके सामने लिख रखी है, आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रही होगी परिभाषा, और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई पड़ रही होगी। अलग अलग कलर में अलग अलग प्रकार के विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को हमने लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले इमैनुअल कांट की परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद में स्टेलर के परिभाषा को, उसके बाद में एल के लोबक की परिभाषा, और उसके बाद में टार और वान एंजिल महोदय दोनों के द्वारा दी गई परिभाषा समन्वयात्मक रूप से, और फिलिप के अनुसार परिभाषा देखेंगे, और लास्ट में हम ग्रेस मिल्स और अन्य जो विद्वान रहे हैं ग्रेस मिल्स के साथ, उनके अनुसार हम देखेंगे कि आखिरकार इन्होंने भौतिक भूगोल की परिभाषा किस तरीके से दी है। आइए एक एक विद्वानों के अनुसार परिभाषा को समझते हैं। उससे पहले आप सभी से बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार से आपकी क्लासेस होती रहती हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना प्यार दुलार बनाए रखें। ओके, चलिए प्रारंभ कर देगा कक्षा को। और बातचीत बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, बातचीत ना करो मेरे भाई, आप जो है इस पर फोकस करो जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो है ये कंटेंट मैं इतना इसलिए लिखवा रहा हूँ आपके पास। हो सकता है मैं भी 2 परिभाषा आपको लिखवा करके चला जाता, 2 परिभाषा आपको लिखवा देता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो हो जाता कि हाँ हमने पढ़ा दिया आपको। अब मेरा मतलब ये नहीं कि हमने आपको पढ़ा दिया, मैं ये सोचता हूँ कि पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात जिन परिभाषाओं को लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है उसमें परिभाषा दे दिया आता है और पूछा आता है ये परिभाषा किसकी है। तो इस दृष्टि से अगर यह वीडियो आप देखेंगे तो इसमें जो दी गई परिभाषाएं हैं उनमें जो भी ऐसे हमने आप लगभग बात करेंगे जो है 3 और 3 6 विद्वानों के अनुसार। अब इन 6 विद्वानों में से जो परिभाषा आपको सहज लगे उसको आप याद कर लीजिएगा, 2 परिभाषाएं, 2 इनमें से भी याद कर लीजिएगा। अब होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको ये तुक्का मतलब समझ भी लग जाएगा, समझ जाएंगे आप कि हाँ किसने कौन सी परिभाषा दी। तो आने वाले समय में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम्स में, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए चाहे लिखित फॉर्म में आपकी परीक्षा हो, तो आप दोनों तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए हमने इतनी परिभाषाओं को यहाँ पर लिखा, चूँकि ये परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से मैं भी 2-3 परिभाषाएं बता करके निकल सकता था आपको, बट मेरा काम वो नहीं है, तो यह बात ध्यान रखेंगे। और ऐसा आप जो है पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पाएंगे, यह बात तो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, बट ये एक प्रकार से आप मिल सकते हैं, आपको कई जो है पुस्तकों में ये परिभाषाएं आपको मिलेंगी। लेकिन आपको इस प्रकार से मैं जिस तरीके से आपको इस लिए मेहनत कर रहा हूँ लगातार, ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी मेहनत करो और अच्छे तरीके से एक एक परिभाषा को नोट डाउन करो, उसको समझो और पढ़ो। ठीक, आइए बात करते हैं। क्योंकि बीए संबंधित ऐसी क्लासेस पहले यूट्यूब पर नहीं मौजूद होती थी, आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख रहे हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कि जो 1 साल में पढ़ते हैं फिर क्लास में जो है कॉलेज में आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, आप घर बैठे आसानी से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोरोना हो चाहे जो भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। आइए बात कर लेते हैं बिना समय गवाए। पहली परिभाषा आपके सामने कौन सी है, इमैनुअल कांट की। और ये परिभाषा जो है किसकी है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा भौतिक भूगोल की परिभाषाएं। क्या डालेंगे यहाँ पर, भौतिक भूगोल की परिभाषाएं। उसमें पहले में क्या हेडिंग आपको पढ़नी चाहिए, पहले वाली स्लाइड में हमने तो भूगोल से संबंधित कुछ अन्य बातें, ठीक, और उसके बाद भूगोल की परिभाषा था जो डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद में क्या, सबसे पहले वाली स्लाइड में आप जो है भूगोल का अर्थ भी हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद भूगोल की परिभाषा, उसके बाद में भौतिक भूगोल की परिभाषा मैं समझ रहा हूँ। ठीक, तो ये समझिए भौतिक भूगोल की परिभाषा। तो इमैनुअल कांट महोदय कहते हैं भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए, कहते हैं कि भौतिक भूगोल जो होता है विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछता है कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, यह कथन किसका है, तो यह इमैनुअल कांट का कथन है। क्या, कि भौतिक भूगोल जो होता है विश्व के ज्ञान का जो होता है वह प्रथम भाग है, अर्थात विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग क्या है, भौतिक भूगोल ही है। यह बात कौन कहते हैं, इमैनुअल कांट कहते हैं। आगे कहते हैं कि यह वास्तव में सारभूत
प्रारंभिक तथ्य है। सारभूत मतलब क्या होता है, सार मतलब कि एक प्रकार एक सार तत्व होता है, मतलब सारांश के तरीके से, मतलब इसमें कोई इफवट नहीं है, यह रियलिटी है, यह वास्तव में ये बताते हैं कि यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य अर्थात शुरुआती तथ्य जो होता है वह भौतिक भूगोल ही है। ज्ञान का, किसका, ज्ञान का, विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है और साथ ही साथ वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य भी है। इसके द्वारा अब इन्होंने जो है भूगोल की परिभाषा के बारे में, मतलब भूगोल यानी भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा बताया कि जिसके द्वारा, किसके द्वारा, जिसके द्वारा यानी भौतिक भूगोल के द्वारा, जिसके द्वारा विश्व के वस्तु बोध को समझा सकता है। तो भौतिक भूगोल के द्वारा विश्व के वस्तु बोध को समझा सकता है। बात किसने कहा, तो इमैनुअल कांट ने कहा। तो कई प्रकार की परिभाषा यहाँ से आपकी से बन सकती हैं। तो इस प्रश्न को, मतलब इसको जरूर याद करिएगा, ठीक, क्या कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है। यह वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तु बोध को समझा जा सकता है। ठीक, तो इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। तो इसको समझिए, वस्तु मतलब होता है वस्तु, किसी भी वस्तु, बोध माने होता है ज्ञान। तो किसी वस्तु के बारे में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है विश्व के, तो किसके द्वारा आप समझेंगे, तो ये जो है भौतिक भूगोल के द्वारा समझेंगे, क्योंकि यह प्रारंभिक तथ्य किसका, तो जो है विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग और प्रारंभिक तथ्य है। ठीक, आगे समझते हैं। अगला मुद्दा आपके सामने क्या है, अगले है विद्वान आपकी स्टेलर महोदय। स्टेलर महोदय के अनुसार हम समझ लेते हैं क्या है स्टेलर महोदय की परिभाषा। स्टेलर महोदय कहते हैं कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से, क्या, भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन क्या करता है भाई, भौतिक भूगोल भूविज्ञान का अध्ययन करता है या फिर भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है। तो भूविज्ञान का अध्ययन या फिर समन्वय है। भूविज्ञान का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी हो जाता है और भूविज्ञान के तमाम सारे जो तथ्य होते हैं, फिर भूविज्ञान को भूगोल में मिला लो, भूविज्ञान में भूगोल को मिला लो, और जो भूगोल में मिल जाए तो जो भूविज्ञान होता है उसी का भूगोल में समाहित रूप भौतिक भूगोल कहलाता है। यह बात कौन कहते हैं, स्टेलर महोदय कहते हैं कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय होता है। जो क्या, भौतिक भूगोल जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। किस पर, तो मानव पर्यावरण पर क्या करते हैं, सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। तो मानव पर्यावरण के बारे में जो व्यक्ति, मतलब मानव पर्यावरण का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है, जो कि भू विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो भू विज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय क्या होता है, भौतिक भूगोल। आपसे आप एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान तथा अध्ययन का, मतलब अध्ययन एवं समन्वय है भूविज्ञान का, या भौतिक भूगोल भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है, कथन किसका है, तो स्टेलर महोदय का है। यह बात ध्यान रखेंगे। और जो मानव पर्यावरण पर समान रूप से प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत, आपके सामने अगली परिभाषा जो है बोर्ड पर दिखाई पड़ रही होगी। ए.के. लोबक के अनुसार, ए.के. लोबक महोदय अपनी परिभाषा देते हुए बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा देखिए। ए.के. लोबक महोदय कहते हैं कि जीवन तथा भौतिक पर्यावरण, क्या, जीवन तथा भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है। मतलब जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत हम जीवन और भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं, कि जो भौतिक पर्यावरण है उसका हम जीवन से क्या करें, संबंध, मतलब कि उनका दोनों का जो संबंध होता है उसका अध्ययन करें। तो जीवन तथा भौतिक भूगोल के जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन कहलाना तो भूगोल कहलाता है। अब उसमें बात की जाए, और तथा मात्र भौतिक, मतलब भौतिक वातावरण का, आप भौतिक जो भौतिक पर्यावरण है, इस भौतिक पर्यावरण अर्थात भौतिक वातावरण का अगर आप अध्ययन करें, केवल और केवल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कर लीजिए, तो वही क्या होता है, वही अध्ययन क्या होता है, भूगोल। अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक वातावरण का अध्ययन होता है। यह बात कौन कहते हैं, ए.के. लोबक कहते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है कि जीवन तथा भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय है, जबकि मात्र भौतिक भूगोल अर्थात भौतिक वातावरण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। यह बात कौन कहते हैं, यह बात ए.के. लोबक महोदय कहते हैं। तो यह भी परिभाषा मोस्ट है। वो आगे बढ़ते हैं और भी परिभाषा हम देखते हैं। अगली परिभाषा है किसकी, टार और वान एंजिल की। किसकी, टार और वान एंजिल मोस्ट इंपोर्टेंट भूगोलवेत्ता है आपके सामने। इन्होंने क्या बताया भौतिक भूगोल की परिभाषा देते हुए, यह कहते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत, मतलब भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानों पर, क्या, उनके मानों पर प्रभाव, अर्थात भौतिक स्वरूपों का मानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों के बारे में। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप हमने बता दिया, तमाम सारे उच्चावच, पर्वत, पठार, ये सब जो चीज़ें होती हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। अर्थात जो है आप स्थल, तल, महातल, तमाम प्रकार के आप जो है स्थल खंड हो गया, या फिर आप देखेंगे जो है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये सारे के सारे जो मंडल होते हैं ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप होते हैं। तो
वायुमंडल नहीं हो सकता इसमें, तो स्थल मंडल और जलमंडल मुख्य रूप से। तो पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप होते हैं उनका मानव पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का वर्णन किया जाता है किसके अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों तथा उनके मानव पर प्रभाव का वर्णन जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक भूगोल की परिभाषा, ऐसी परिभाषा किसने दी है, तो किसने दी है, टार व वान एंजल महोदय ने दी है। ठीक, तो ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट आपकी हो गई। नेक्स्ट परिभाषा आपके सामने वो अभी लिखी हुई है बोर्ड पर, तो उसको देखिए। ये परिभाषाएं आपके समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। तो ये परिभाषाएं आपको समझिए, इसको बस इसको समझाने में कुछ है नहीं, क्योंकि ये जटिल मुद्दा है। तो भौतिक स्वरूप वगैरह आप पढ़ेंगे आगे चल करके। हालांकि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप होते हैं, तल, महातल, सागर, महासागर, ये आप देखेंगे। तो इनके जो अर्थात जो महासागर हैं, महाद्वीप हैं, देश हैं, तमाम प्रकार के जो है पर्वत हैं, पठार हैं, और उसके बाद में नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, ठीक है, झरने हैं, चोटी हैं, घाटियां हैं, तमाम सारी, उनका जो होता है उनका मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। ठीक, तो ये बातें तो क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट बात है आपके सामने, अगले विद्वान आपके सामने कौन है भाई, फिलिप महोदय क्या कहते हैं। फिलिप महोदय के अनुसार अगर बात करें भौतिक भूगोल की परिभाषा, तो फिलिप महोदय कहते हैं कि भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी क्या होता है, वृक्ष होता है। अर्थात आपसे कहेगा कि भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है, या कथन किसका है, भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है, या कथन किसका है मेरे भाई, तो यह कथन किसका है, फिलिप महोदय का है। किसका है, फिलिप महोदय का है। फिलिप महोदय क्या कहते हैं कि भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है। क्या है, एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये परिभाषा जरूर रट लीजिएगा फिलिप महोदय की। फिलिप महोदय सबसे पहले भूगोल के बारे में बताते हैं कि भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या बताते हैं आगे कि जिसकी जड़ें, अर्थात जो जड़ होता है, अर्थात जो ज्ञान रूपी भौतिक भूगोल है, ज्ञान रूपी जो भूगोल का रूप, मतलब कि जो है ज्ञान रूपी वृक्ष है, जो कि भूगोल इन्होंने कहा जो है फिलिप महोदय ने, उसकी जड़ें अर्थात जो पेड़ है, जो भूगोल है, वह उस पेड़ अर्थात भूगोल, एक पेड़ को हम भूगोल मान लें, और उसकी जो जड़ें होती हैं वही क्या होती हैं, भौतिक भूगोल होती हैं। आपसे समझिए इसको कि भूगोल एक बृहत ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में होती हैं। तो भौतिक भूगोल की मिट्टी में कौन सी भूगोल जो जड़ें होती हैं, अर्थात जो भौतिक जो भूगोल है उसकी जो जड़ें हैं, अर्थात बिना भौतिक भूगोल के भूगोल का एक प्रकार से होना संभव नहीं है। यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो भौतिक भूगोल की जो मिट्टी, मतलब भौतिक भूगोल को मिट्टी से तुलना करी गई है, और इसी भौतिक भूगोल में जो है भूगोल रूपी जो वृक्ष है उसी की जड़ें फैली हुई हैं। तो भूगोल रूपी वृक्ष की, अर्थात जो ज्ञान रूपी वृक्ष है उसकी जो जड़ें होती हैं, जो कि भूगोल है वृक्ष, उसकी जड़ें भौतिक भूगोल नाम की मिट्टी के अंतर्गत फैली हुई हैं, अर्थात मिट्टी से तुलना करी गई। जिस प्रकार से एक वृक्ष के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, अर्थात आधारशिला जो है भूगोल की, वह कौन है, वह आधारशिला कौन सी भाई, तो वो जो है फिलिप महोदय के अनुसार, या फिर वैसे समझिए यह भी इंपॉर्टेंट है और सही बातें हैं कि भौतिक भूगोल जो होता है वह एक प्रकार से आधारशिला है किसकी, भूगोल की। तो भूगोल की आधारशिला क्या है भाई, भूगोल की आधारशिला आपकी भौतिक भूगोल ही है। तो भूगोल की मिट्टी में ही होती हैं। ठीक, आगे समझिए, तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्येक चरण को, मतलब जो है, तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्येक चरण को आच्छादित करती हैं। तो इसकी क्रियाएं, इसकी शाखाएं जो होती है, अर्थात जो इस ज्ञान रूपी वृक्ष है, अर्थात भूगोल रूपी जो वृक्ष है उसकी जो शाखाएं होती हैं वह मानवीय क्रियाओं को प्रत्येक चरण को, मतलब मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती है। मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को क्या करती हैं, आच्छादित करती हैं। तो मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती हैं, मतलब कि प्रभावित करती हैं किसके, मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को। कौन सी शाखाएं, जो कि ज्ञान रूपी वृक्ष की शाखाएं, जो कि भूगोल है और जो भौतिक भूगोल की मिट्टी में उगा हुआ है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी बात किसने बताई, ये बात बताई है किसने, फिलिप महोदय ने बताई है। आगे बात हम समझते हैं, अगली परिभाषा किसकी भाई, अगली परिभाषा आपके विद्वान है, उनका नाम आपके सामने यहीं पर है। उनका नाम क्या है, ग्रेस मेल्स, और इन्हीं के साथ और भी विद्वान थे। उनके अनुसार उन सभी ने क्या माना, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या माना भाई, आप समझिए। तो ग्रेस मेल्स और अन्य विद्वानों ने क्या बताया कि भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह, क्या तथ्यों का समूह नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि कौन सा विद्वान किसने कहा, क्या आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसने कहा कि भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह नहीं है, किसने कहा, तो ऐसा कि कौन कहते हैं भाई, ग्रेसमेल्स तथा अन्य जो है विद्वानों के अनुसार कहा गया है। ठीक, तो ग्रेसमेल्स का अगर नाम आ जाए तो लगा दीजिएगा।
इन्होंने कहा कि भौतिक भूगोल तथ्यों का समूह नहीं है, या वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया है। क्या? या वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया है। वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया है। क्या कि इन्होंने कहा, ये किसने कहा? ग्रेस मेल्स महोदय ने कहा। अब वस्तुओं या पदार्थों के जानने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को कॉन्सेप्ट, अर्थात जो भौतिक भूगोल होता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप भूगोल के बारे में, पृथ्वी वगैरह के बारे में हम पढ़ाएंगे आपसे, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इसमें तमाम सारे युग के बारे में पढ़ाएंगे, किस किस युग में कैसे कैसे विकास हुआ भूगोल का, कौन कौन से युग हैं, तो उसमें जो है विस्तार से आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यही भूगोल का विषय क्षेत्र भी है। आप समझिए, भूगोल का विषय क्षेत्र कहीं मतलब जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसमें कोई अन्य चीज़ें नहीं होती हैं। भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र होता है, विषय क्षेत्र अलग से बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें अध्ययन की जाती हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं तो इसके अंतर्गत क्या की जाती है? इसके अंतर्गत जो भौतिक पर्यावरण होता है, उसमें आप देखेंगे स्थल हो गया, स्थल खंड हो गया। स्थल खंड में आप पर्वत, पठार, झरना और नदियाँ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, नदियों की उत्पत्ति कैसे होती है, ग्लेशियर क्या होते हैं, मतलब इन्हीं सभी के बारे में हमको, जो स्थल खंड में तमाम सारी चीज़ें भूपरपट्टी पर आपको दिख रही हैं। उसके बाद में जो एक प्रकार से वायुमंडल है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत आप देखें खगोल विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, खगोल शास्त्र के कुछ पार्ट, और उसी के बाद में और बात की जाए और भी तमाम सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें जो है विषय क्षेत्र की विवेचना करने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम से में नहीं पूछा आता। भौतिक भूगोल की परिभाषा को देने के लिए प्रश्न पूछा आता है, तो आप समझिएगा। और विषय क्षेत्र के बारे में पूछे तो ये जो परिभाषाएं लिखी गई हैं, इनमें तमाम सारे जो विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बताया है, तो उन्हीं सबको आप काट कर करके उसके विषय क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। ठीक, क्या बात ध्यान रखेंगे। अब हम इसके बाद में अन्य चैप्टर पर चर्चा करेंगे कि उसके बाद में हम क्या क्या बताते हैं, तो उसी चैप्टर में डिसाइड कर लेंगे क्या आपको पढ़ाना है। ठीक, तो इसके बाद में जाहिर सी बात है, आपको उसकी प्रकृति आप समझ गए। प्रकृति क्या है कि इसकी ये प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है इसकी। ठीक, तो भूगोल की प्रकृति कैसी है? भूगोल की प्रकृति वैज्ञानिक है, नेचर ऑफ जियोग्राफी की बात करें तो जो है जियोग्राफी का जो नेचर है वो कैसा है? साइंटिफिक है, मतलब कि वैज्ञानिक है। ओके, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो प्रकृति, विषय क्षेत्र, अर्थ, परिभाषा, ये सब सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो गई होंगी इसी वीडियो के अंतर्गत। परिभाषा हमने समझी, अर्थ समझा, तमाम सारे विद्वानों के अनुसार भूगोल की परिभाषा पहले समझी, भूगोल का अर्थ समझा, उसके बाद में हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा समझी, भौतिक भूगोल का अर्थ समझा। ठीक, भौतिक मतलब क्या था? फिजिकल, फिजिक्स जो होता है कहीं ना कहीं पे उससे आधारित है, या फिर उस पर जो है उससे जुड़ा हुआ है या मुद्दा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई तो सारे मुद्दे आपके समाप्त हुए होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कोई मुद्दा आपसे बचेगा नहीं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप सभी लोगों का साथ चाहिए, इसी प्रकार से आप सभी लोग जुड़े रहें। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो है सेकंड चैप्टर भी चर्चा करेंगे, और भी चैप्टर्स आएंगे आपके। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद आप सभी का।